हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने एक बिल को पास किया है। बिल का नाम है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। राज्यसभा और लोकसभा के पास करने के बाद इस बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल चुका है, यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल चुकी है। सो वी कैन से दिस इज नॉट अ बिल एनी मोर, नाउ दिस इज एन एक्ट, क्योंकि हर बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट एसेंट चाहिए होता है। विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। तो आज की इस वीडियो में हम इस बिल के बारे में कुछ जानने का ट्राई करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दो फोटोज दिख रही होंगी और आपने जो ये राइट साइड की फोटो है यहां पे, ये फोटो आपने कई बार अपनी हॉलीवुड मूवीज को देखते हुए या फिर किसी और मूवीज को देखते हुए देखी होगी कि जब एक प्रिजनर क्राइम करके जेल में जाता है तो वो ऐसे एक तरह से प्लेट लेके खड़ा होता है जहां पे उसकी नाम होता है और बाकी भी इंफॉर्मेशन होती हैं। दोनों प्रोसीजर इंडिया के अंदर भी और बाहर दोनों प्रोसीजर सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन लेने का मैग्नीट्यूड है या इंफॉर्मेशन लेने की जो क्वांटिटी है वो एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी, इंडिया के अंदर काफी कम है। अगर हम बात करते हैं अपने यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, या किसी पर्टिकुलर हम स्टेट की बात करें, लंदन की बात करते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, जब वहां पे कोई पर्सन कन्विक्ट करके जेल के अंदर ऐसा क्रिमिनल जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन काफी कॉम्प्रीहेंसिवली ली जाती है। उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नाम लिया जाता है, फादर का नाम, पेरेंट्स का नाम लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, हेयर सैंपल लिया जाता है, सेमेन सैंपल लिया जाता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है, सो दैट कि अगर सेम पर्सन नेक्स्ट टाइम कोई क्राइम करता है या ऐसा लगता है कि सेम पर्सन ने अगर नेक्स्ट टाइम कोई अलग क्राइम किया फिर सेम क्राइम किया है, so the authorities could find that criminal very easily because they have his or her the comprehensive data। जब आपके पास डाटा इतनी ज्यादा मात्रा में होगा so you will be able to find the criminals very easily। ठीक है, तो सेम इंडिया के अंदर भी डाटा लिया जाता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्वांटिटी का है कि इंडिया के अंदर डाटा बहुत कम लेवल पे लिया जाता है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस। तो इंडिया ने एक बिल पास किया है। बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इस बिल के अंदर हमारी गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाटा को, क्रिमिनल के डाटा को स्टोर कर पाए एक सर्वर में एज अ डाटा, और उस डाटा को आगे यूज कर पाए इंडिया के अंदर क्राइम रेट को कम करने के लिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी जरूरी है और काफी अभी नीड भी है हमें। जितना हमारे देश के अंदर क्राइम रेट है, या जैसे हमें वुमेन के अगेंस्ट या फिर एक वल्नरेबल सोसाइटीज के अगेंस्ट क्राइम देखने को मिलता है, तो इट इज द राइट टाइम और इट इज कि यहाँ पे नीड है अभी इंडिया को अपने क्रिमिनल लॉज के अंदर कुछ चेंजेस लेके आने की। तो इंडिया ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है और राइट नाउ इट इज एन एक्ट, क्योंकि लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है और प्रेसिडेंट की भी एसेंट यहाँ पे इसको मिल चुकी है। ठीक है, तो इस बिल के अंदर है क्या क्या, इस एक्ट के अंदर क्या क्या है, वो हम इस वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे। सो द एक्ट सीक्स टू ऑथराइज कलेक्शन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ बायोमेट्रिक एंड पर्सनल डाटा ऑफ एनी पर्सन अरेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इंक्लूडिंग कन्विक्ट्स। तो किसी भी पर्सन का जिसको अथॉरिटीज अरेस्ट करती है तो उसका वो पर्सनल डाटा ले सकती हैं, बायोमेट्रिक डाटा ले सकती हैं, उसको स्टोर कर सकती हैं, उसको एनालाइज कर सकती हैं। तो ये डाटा अथॉरिटीज को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, डाटा को कलेक्ट करने का, डाटा को एनालाइज करने का, डाटा को स्टोर करने का। आगे समझते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो बिल है ये किस पुराने एक्ट को, या कि जो हमारा जो नया एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, किस पुराने एक्ट को रिप्लेस करता है। सो दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल रिप्लेसेस और रिपील्ड द 102 इयर्स ओल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 का भी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो भी यही था कि डाटा लिया जाए प्रिजनर्स का, लेकिन जो उस टाइम के हालात थे, जो उस टाइम की सिचुएशन थी एज कंपेयर टू करंट सिचुएशन, द मॉडर्न सिचुएशन, काफी दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए भी जरूरत थी एक नया बिल लेके आने की, इसलिए गवर्नमेंट हमारा नया बिल लेके आई है। इस बिल के अंदर एनसीआरबी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। एनसीआरबी के पास अथॉरिटी पूरी तरह रहेगी कि वो किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो हैंडराइटिंग हो, सिग्नेचर हो, बायोलॉजिकल सैंपल हो, फिजिकल सैंपल हो, उनको स्टोर करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम एनसीआरबी को दिया गया है। एंड एनसीआरबी इज आल्सो ऑथोराइज्ड टू शेयर दैट डाटा विद अदर अथॉरिटीज। सो एनसीआरबी के पास ये पावर है कि वो उस डाटा को दूसरी किसी एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ शेयर भी कर सकती है। साथ ही में दिस एक्ट अलाउज पुलिस ऑफिसर्स टू कलेक्ट फिंगरप्रिंट्स,
फुटप्रिंट्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, सेक्शन 5353 ए के अंडर। और ये सेक्शन किस एक्ट के अंडर आएगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर। ठीक है, तो यहां पे पुलिस ऑफिसर को ये सब डाटा कलेक्ट करने की एक अथॉरिटी मिलती है। इस डाटा के अंदर ब्लड सैंपल, सेमेन सैंपल, हेयर सैंपल, स्वैब्स एंड डीएनए सैंपल्स भी इंक्लूड है। पुलिस ऑफिसर ये सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली उनको एक डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी इस चीज के लिए, लेकिन इस डाटा को भी, क्रिमिनल के इस डाटा को भी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। तो अब हम इस एक्ट से रिलेटेड 4 चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हम अपनी हर वीडियो में, हर स्वॉट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ यहां पे क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि ये जो पूरा डाटा है, अगर ऐसा एक टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक डाटा स्टोर होता है, ठीक है, उस डाटा को हमारी जो अथॉरिटीज हैं आने वाले टाइम पे क्राइम रेट को कम करने के लिए काफी एफिशिएंटली यूज कर पाएंगी। पहला पॉइंट है, द एक्ट वाइडन्स द पावर ऑफ स्टेट एंड इट्स एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड फर्दर कन्विक्शन। बेसिक कहने का पॉइंट यही है कि प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को, कन्विक्शन के सिस्टम को, इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उन लोगों का डाटा होगा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पहले इन्वॉल्व थे। और अगर हम यूजुअली रिसर्च देखें तो 80 to 90% लोग वही सेम निकलते हैं जो ऑलरेडी एक तरह के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो काफी ईजी रहेगा गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए क्रिमिनल्स को फाइंड करना। सेकंड पॉइंट है, there have been advances in technology that allow other measurements using modern method like DNA profile, retina scan to used for criminal investigation। जो इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने का हमें एक तरह से मौका मिलेगा, चांस मिलेगा इस एक्ट के बाद, जैसे कि डीएनए सैंपल्स हो जाते हैं हमारे, रेटिना स्कैन, आइरिस स्कैन, आईज को स्कैन करके। और अगर आप ऐसी चीजों को, डाटा को स्टोर करते हैं किसी क्रिमिनल को, तो बहुत ही ईजी हो जाता है किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना और किसी भी क्राइम को रोकना, या क्राइम होने के बाद क्रिमिनल को सजा दिलाने में, एक कन्विक्ट को जेल में डालने से बहुत ज्यादा अथॉरिटीज को हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन अ सेंट्रल डाटाबेस एंड कैन बी यूज्ड फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू यूज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो तीनों पॉइंट आसपास ही बात करते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं जिससे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग होगी। लॉ एनफोर्समेंट अलग अलग जो एजेंसीज हैं हमारी, उनको जब यूज होगा, जब उनको नीड होगा, तो वो उस डाटा को यूज कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो मुझे एक पॉइंट लगता है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस रिसर्च के अंदर काम करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो भी इस डाटा को अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हैं। और ऐसी रिसर्च के बाद एफिशिएंटली कुछ पॉलिसी क्रिएट करी जा सकती है, कुछ सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है जिससे कि क्राइम को इंडिया में कम किया जाए। तो ये कुछ के स्ट्रेंथ हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। सेकंड है वीकनेस। तो वीकनेस क्या होगी? वीकनेस ये है, सबसे बड़ा वीकनेस जो देखने को मिला है कि डाटा ब्रीच का, ये साइबर इंसिडेंट्स का। अगर इतने सारे क्रिमिनल्स का हम डाटा एक सर्वर पे स्टोर करेंगे, जब तक उस सर्वर को हम 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो डाटा लीक होने का, डाटा ब्रीच होने का और साइबर इंसिडेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर ये बात इस बिल से हो या ये बात किसी भी बिल से हो, किसी भी एक्ट से हो, किसी पॉलिसी हो, अगर उस पॉलिसी के अंदर डाटा स्टोरेज इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे डाटा की सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर डाटा की सिक्योरिटी नहीं होगी तो डाटा ब्रीच होना, डाटा लीक होना, साइबर इंसिडेंट्स होना, दिस इज बिकम वेरी इजी। और अभी हम किसी भी तरह के डाटा को अगर हम स्टोर करते हैं तो कोई भी अथॉरिटी उसको लूज करने का या लीक करने का अफोर्ड नहीं कर सकती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, द बिल प्रपोजेस टू कलेक्ट सैंपल्स इवन फॉर द प्रोटेस्टर्स engaged in political protest, it infringes upon the right to privacy। अब पॉइंट यहां पे ये है, देखो कुछ लूपहोल्स हैं इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर एक एनी वर्ड यूज किया गया है, एक वर्ड यूज किया कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोटेस्ट में एंगेज्ड हैं उनका भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं और एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि अथॉरिटीज इसको, जो हमारी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो उसको अपने फायदे के लिए, पर्सनल इंटेंशन के लिए भी इस एक्ट को यूज करेंगी। ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे जो उनके खिलाफ आवाज उठा देंगे, ठीक है, उनको वो अलग, जैसे हमने कई बार केस ऐसे पीछे देखे हैं कि गवर्नमेंट ने कई बार किसी एक पर्सन को एज अ टेररिस्ट और एज अ वी कैन से देशद्रोही की तरह एक टैग लगाया है, और बाद में जब केस चलता है तो आफ्टर 3-4 ईयर्स एक केस ऐसा चलता है कि नहीं, इनकी गलती नहीं थी, स्टेट की गलती थी, लेकिन उस पर्सन की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट या अथॉरिटी ऐसे कुछ एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में देखने को मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट वायलेट्स आर्टिकल 20
का थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेफगार्ड्स द राइट टू सिटीजंस बाय प्रोवाइडिंग दैट नो पर्सन accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरह का प्रावधान है कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते हो, कि आप बोलो कि मैंने ये खून किया है मुझे सजा दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पूरा एक जो प्रोसेस है वो चलेगा, पूरी ज्यूरी आपको, जज जो है अच्छे से देखेंगे कि आपने क्राइम किया है कि नहीं किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके कहने से आपको सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अपने जो इंफॉर्मेशन है खुद देना और उस इंफॉर्मेशन के बाद अरेस्ट हो जाना किसी वजह से, तो ये इट कैन बी सेड कि इट इज अ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 20 जो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अपने अगेंस्ट आप खुद विटनेस नहीं बन सकते। तो ये कुछ कुछ वीकनेस है। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है कि इट विल हेल्प द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रोवाइड द एविडेंस बिफोर द कोर्ट एंड इट विल टाइटन द ग्रिप ऑन द कल्प्रिट। देखो इसका जो मेजर जो एसेंस है वो ये है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी। जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प मिलेगी और जो हमारे क्रिमिनल्स हैं बाहर, उनको पता लगेगा कि राइट नाउ अब लूप होल्स कोई भी नहीं है, देयर आर नो मोर लूप होल्स आर इन आर क्रिमिनल प्रोसीजर और इन आर क्रिमिनल एक्टिविटीज। जो हम क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद अरेस्ट करती है हमारी पुलिस उनको, तो किसी वजह से क्रिमिनल बच के निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्रिमिनल्स का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि क्राइम रेट कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट विल रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ बीइंग एक्विटेड और पनिशमेंट विद लेसर ऑफेंस। सेम पॉइंट है कि उनको उनका जो बचने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है द बिल मेक्स प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट बॉडी मेजरमेंट। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करके डाटा को स्टोर करेंगे। इसके बाद है लास्ट पॉइंट हमारा, इट इज एक्सपेक्टेड टू मिनिमाइज द थ्रेट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, टेररिस्ट हु आर प्रोफिशिएंट इन आइडेंटिफाई थेफ्ट्स एंड आइडेंटिटी फ्रॉड्स। तो जो लोग ऐसी किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे टेररिस्ट होते हैं या फिर कोई साइबर क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों के पास एक they are proficient to hide their identity, they are proficient to hide their they are proficient for doing the frauds। तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि एक मिनिमल भी इंफॉर्मेशन उनको अरेस्ट करवा सकती है। तो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज यही चाहती है कि सारी ऐसी की ऐसी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लें क्रिमिनल्स की या कॉन्विक्ट्स की, कि वो क्रिमिनल दोबारा कोई क्राइम करने का सोच ही ना सके। मिनिमल से मिनिमल कन्विक्शन से भी, मिनिमल और मिनिमल इंफॉर्मेशन से भी उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। अगर किसी का बाल उस जगह पे मिल जाता है, एक क्रिमिनल साइट पे या एक क्राइम साइट पे किसी का बाल मिल जाता है, तो उससे पता लग जाए वो किस क्रिमिनल का बाल है। ये हमारी अथॉरिटी के एक अब कैसे तो इंटेंशन है या फिर एक ऑब्जेक्टिव है। लास्ट है थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होगा? मैंने आपको बताया कि एक टर्म है एनी पर्सन, वो एनी पर्सन ना एक स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। तो ये एक लूपहोल है और आई एम श्योर विद टाइम गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको अमेंड कर देंगी, या फिर इसको जिसके लिए बनाया गया है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, उस ऑब्जेक्टिव पे यूज किया जाएगा। किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है द एक्ट क्रिमिनलाइज एन आइडेंटिटी। द एक्ट criminalizes an individual refusal to give such data making it offense under act। जैसे मानो कि अगर अथॉरिटी बोलती है कि मुझे मेरा उनको डाटा चाहिए और मैं बोलता हूँ कि मैं डाटा नहीं दूंगा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, तो इसको भी इस एक्ट के अंदर एक ऑफेंस माना गया है कि अगर अथॉरिटीज आस्किंग टू शेयर योर डाटा विद देमसेल्फ, यू कैन नॉट से नो, इट इज नॉट योर राइट एनीमोर, यू कैन नॉट से नो टू शेयर योर डाटा, यू हैव टू शेयर योर डाटा। तो ये भी एक तरह का एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इसको भी एक नेगेटिव सेंस में देखा जा रहा है। लास्ट पॉइंट है सच क्रिमिनलाइजेशन is not only against individuals' autonomy but directly impinges on the individual's right to fair trial under Article 21 of the Constitution of India। देखो हर हमारे देश में हर सिटीजन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको एक फेयर ट्रायल का पूरा एक राइट दिया गया है, पूरा हक दिया गया है। इवन इन द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ये बोलता है कि हर सिटीजन को एक फेयर ट्रायल का राइट है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे एक्ट को समझें, अगर इस एक्ट को नेगेटिवली यूज किया जाता है, किसी पर्सनल इंटेंशन के लिए यूज किया जाता है, तो एक फेयर ट्रायल का जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 का, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि फेयर ट्रायल मिलेगा ही नहीं। किसी को आप नेगेटिवली फंसा सकती है अथॉरिटी, या गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी को देशद्रोह साबित कर सकती है। इन चीजों को लेके कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। लेकिन अगर
हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटी इस एक्ट को नेगेटिवली या किसी पर्सनल मोटिव को लेके यूज नहीं करते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड एक्ट। और नीड भी है ऐसे चेंजेस लाने की, हमारे एक्ट्स में नीड है ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करने की, क्राइम रेट को इंडिया में कम किया जाए। तो अगर ऑब्जेक्टिव को लेके इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इट इज अ वेरी गुड एक्ट फॉर आवर नेशन। आज का हमारा लेक्चर, हमारी क्लास वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपकी फैकल्टी साहिल मदान, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन में जुड़ सकते हैं। आज के लिए बाय बाय।